नमस्ते। मैं मैच बोल रहा हूँ। जरा उस समय को याद कीजिए जब आपको ठीक ठीक पता था कि आपको क्या कहना है, लेकिन सही शब्द नहीं मिल पा रहे थे। शायद वो कोई कठिन बातचीत थी, कोई ऐसा पल जो बहुत मायने रखता था, या कुछ ऐसा जिसे आप खराब नहीं करना चाहते थे। क्या अच्छा नहीं होता अगर उस समय आपके साथ एक मददगार कम्युनिकेशन कोच होता? इसीलिए हमने बनाया है एआई कोच मैट, एक ऐसा टूल जो आपको ये सोचने में मदद करता है कि क्या कहना है और कैसे कहना है। ये ऐसा है जैसे आप सीधे मुझसे अपने कम्युनिकेशन कोच से बात कर रहे हों और मैं तुरंत जवाब देता हूं। ये कुछ समय से हमारी लर्निंग कम्युनिटी के अंदर उपलब्ध था और अब हम इसे आपके लिए मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आप इसे आजमा सकें। fastersmarter.io/learning पर जाएं और नीचे दाईं ओर दिखाई देने वाले एआई कोच मैट पॉपअप पर क्लिक करें। इसे जरूर आजमाएं और हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। नमस्ते, मैट बोल रहा हूं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी सेल्स या कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के साथ खराब अनुभव ने आपके मन में पूरी कंपनी की छवि बदल दी हो? कम्युनिकेशन आपकी टीम की सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है और उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। वर्चुअल स्पीच लोगों को डायनामिक एआई रोल प्लेज, इंस्टेंट फीडबैक और वन ऑन वन एआई कोचिंग के जरिए अपनी स्किल्स विकसित करने में मदद करता है। आप अलग अलग कॉन्वर्सेशंस, सेल्स पिचेस और इंटरव्यूज के लिए पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी एक ऐसे माहौल में जहां कोई जजमेंट नहीं होता। मैं अक्सर अपने छात्रों को अपनी क्लास के लिए प्रैक्टिस करने हेतु वर्चुअल स्पीच इस्तेमाल करने की सलाह देता हूं। ऑनलाइन और वर्चुअल रियलिटी दोनों में उपलब्ध वर्चुअल स्पीच सिर्फ 20 मिनट में स्किल्स को 20% और कॉन्फिडेंस को 30% तक बढ़ा देता है। अपनी टीम को एआई पावर्ड लर्निंग से कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ये जानने के लिए virtualspeech.com पर जाएं। हम जो कहानियां सुनाते हैं, जो प्रेजेंटेशंस देते हैं और जो स्लाइड साझा करते हैं, उनका उद्देश्य होता है अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना। इन सभी प्रकार की कम्युनिकेशन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम दूसरों की जरूरतों को कितना समझ पाते हैं। आज हम बात करेंगे कि एम्पैथी हमें बेहतर कम्युनिकेटर कैसे बना सकती है। मैं मैट एब्राहम्स हूं और मैं स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पढ़ाता हूं। आपका स्वागत है थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट पॉडकास्ट में। आज मैं बहुत उत्साहित हूं क्योंकि मैं बातचीत करने जा रहा हूं नैन्सी डुआर्ते से। नैन्सी डुआर्ते इंक की फाउंडर और सीईओ हैं, जो एक विश्व प्रसिद्ध कम्युनिकेशन कंसल्टिंग फर्म है। नैन्सी और उनकी टीम ने कई जानी मानी कंपनियों जैसे एप्पल और सेल्सफोर्स को कोच किया है। उन्होंने एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ को जीवन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे कई लोग अब तक की सबसे अधिक देखी गई स्लाइड प्रेजेंटेशन मानते हैं। नैन्सी 6 महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन पुस्तकों की लेखिका हैं, जिनमें स्लाइडोलॉजी, रेजोनेट, इल्यूमिनेट और डेटा स्टोरी शामिल हैं। नैन्सी, आपका स्वागत है। मैं आपसे बातचीत करने के लिए बेहद उत्साहित हूँ। खैर मैट, मैं भी यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। मैं उत्साहित हूँ। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन कोचिंग की बात करें तो आप और मैं एक ही दौर से आते हैं। हम दोनों काफी समय से इस क्षेत्र में हैं। हमें एसेटेप स्लाइड्स और 35 मिलीमीटर प्रोजेक्टर्स भी याद हैं। हाँ बिल्कुल। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि आज के समय में लोगों की कम्युनिकेशन से क्या अपेक्षाएं हैं और हम जिन माध्यमों का उपयोग करते हैं, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ, मुझे लगता है कि अब लोगों के पास धैर्य नहीं है हम्म। एक खराब तरीके से की गई प्रस्तुति के लिए। पहले हम इससे बच निकलते थे क्योंकि लगभग सभी प्रस्तुतियां खराब होती थी। लेकिन अब लोग अपना समय तब तक नहीं देना चाहते जब तक उन्हें उससे वास्तविक मूल्य न मिले। मैंने साउथ बाय साउथ वेस्ट में एक बार भाषण दिया था। किसी ने ट्वीट किया कि मैं इंटरेस्टिंग हूँ और 50 लोग मेरे सत्र में आ गए। इसका मतलब ये था कि 50 लोग दूसरे कमरों से बाहर निकलकर मेरे कमरे में आए। हम्म। इसलिए लोगों के पास अब ऐसी प्रस्तुति के लिए धैर्य नहीं है जो सहानुभूति पर आधारित न हो। और एक और चीज जो बहुत असर डाल रही है वो है वर्चुअल या मिश्रित प्रस्तुति, हम्म। जहां आप सामने बैठे लोगों से आंखों में आंखें मिलाकर बात करने के बजाय टेक्नोलॉजी से बात कर रहे होते हैं। सही कहा।
और इसमें बहुत मेहनत और शारीरिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है, लगभग वैसा ही जैसे एक गोल्फ खिलाड़ी को करना पड़ता है। आपको सचेत रूप से नियंत्रित करना पड़ता है कि आप कैसे दिखाई दे रहे हैं, ताकि तकनीक के माध्यम से भी आप एम्पैथेटिक लगे। ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर काम करना जरूरी है। इंटरेस्टिंग होना, लोगों का ध्यान आकर्षित करना और एम्पैथेटिक होना, ये हमारे संचार के इतने सारे अलग अलग माध्यमों में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सिर्फ अपने संदेशों को संरचित करना ही नहीं सीखना है, बल्कि तकनीक के साथ प्रभावी ढंग से इंटरैक्ट करना भी सीखना है। ये चीज इसे और भी कठिन बना देती है। मुझे याद है, पहले बस अपनी स्लाइड्स प्रिंट करके प्रोजेक्टर पर रखनी होती थीं, है ना? आप ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी वाले दौर के व्यक्ति थे। बिल्कुल सही। मैं सच में उसी दौर का हूं। मुझे पता है कि आप मानती हैं कि स्टोरी टेलिंग प्रभावी संचार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और आपने इस पर काफी प्रभावशाली शोध भी किया है कि एक कहानी को आकर्षक क्या बनाता है। क्या आप हमारे साथ अपने निष्कर्ष और कुछ सर्वोत्तम अभ्यास साझा कर सकती हैं, ताकि हम और अधिक प्रभावशाली और आकर्षक प्रस्तुतियां तैयार कर सकें? हाँ, मुझे लगता है कि मैं जो भी उत्तर दूंगी उसकी जड़ में एक ही बात होगी, एम्पैथी फर्स्ट। हाँ। तो कभी कभी एक प्रस्तुतकर्ता के रूप में हम सोचते हैं कि हम हीरो है ना? सही। हम पर रोशनी होती है, हम मंच पर होते हैं, सारा ध्यान हम पर होता है, लेकिन वास्तव में दर्शक ही असली केंद्र में होते हैं। क्योंकि अगर वे आपकी बात को अपनाकर नहीं जाते, तो आपका विचार वही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपके पास एम्पैथी फर्स्ट वाला दृष्टिकोण होना बेहद जरूरी है। और फिर स्टोरी टेलिंग के कुछ क्लासिक सिद्धांत हैं जिन्हें आप प्रस्तुति में अपना सकते हैं, जैसे कि ज्यादातर प्रस्तुतियों में स्पष्ट शुरुआत, मध्य और अंत नहीं होता। सही। जो कि कहानी कहने का मूल ढांचा है। मेरी प्रसिद्ध पुस्तक रेजोने तब लिखी गई जब मैंने कहानी की संरचना को बहुत गहराई से समझने की कोशिश की। सही। और जब मैं कहानियों पर शोध कर रही थी, तब मेरे पास एक और किताब रखी थी, द 100 ग्रेटेस्ट स्पीचेस ऑफ ऑल टाइम्स। मुझे पता था कि महान भाषणों में एक खास लय और ताल होती है, उनमें एक तरह की धड़कन होती है। मैं समझना चाहती थी कि ऐसा क्यों होता है, और मुझे एहसास हुआ कि यह एक तरह का ऊपर नीचे का उतार चढ़ाव होता है, एक भावनात्मक उठान और गिरावट जो बेहतरीन कहानी कहने में दिखाई देता है। इसे पाने के लिए आपको अपनी बात को इस तरह संरचित करना होता है कि आप लोगों को जो अभी है, व्हाट इज, से जो हो सकता है, व्हाट कुड बी, की ओर ले जाएं। यह एक तरह का पुश एंड पुल है। अगर आपका उद्देश्य लोगों में परिवर्तन लाना है, तो यह संरचना आपकी प्रस्तुति को इन्फ्लुएंशियल बना देती। तो आप शुरुआत इस सोच से करते हैं कि ये सब श्रोता के बारे में है, यानी ये श्रोता केंद्रित है। और फिर बात आती है संरचना की, और जो लोग हमें सुन रहे हैं वे जानते हैं कि मैं संरचना का बहुत बड़ा समर्थक हूं। मुझे आपके काम की ये बात बहुत पसंद है कि आप लोगों को जो है से जो हो सकता है तक ले जाते हैं, और ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार करते हैं। यही चीज रुचि पैदा करती है और, जैसा आपने कहा, प्रभाव उत्पन्न करती है। हाँ, इससे वो लय, वो धड़कन और वो चाहत पैदा होती है जो एक प्रस्तुति को जीवंत बना देती है। क्या आप एक दो ऐसे भाषणों के उदाहरण साझा कर सकती हैं जिन्हें हम में से कई लोगों ने सुना हो और जो इस संरचना को बहुत अच्छे से दर्शाते हों? हाँ, जब मुझे लगा कि मैंने संरचना को समझ लिया है या एक तरह की खोज कर ली है, तो मुझे लगा कि अगर ये संरचना सच में सही है, तो ये डॉक्टर किंग के आई हैव अ ड्रीम स्पीच पर भी लागू होनी चाहिए। बिल्कुल। और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में मैंने स्टीव जॉब्स का आईफोन लॉन्च स्पीच लिया। उसके बाद से मैंने द 100 ग्रेटेस्ट स्पीचेस ऑफ ऑल टाइम में शामिल लगभग सभी 100 भाषणों का विश्लेषण किया है। और मुझे ये भी बहुत पसंद है कि केवल संरचना होने से आगे बढ़कर हम पुराने प्रेजेंटेशंस को देखकर उनसे सीखें। मुझे अच्छा लगा कि आपने अपनी खोज पीछे मुड़कर की, क्योंकि अक्सर, खासकर एकेडमिक रिसर्च में, हम हमेशा आगे की ओर देखते रहते हैं। बिजनेस वर्ल्ड में जो कहानियां हम बताते हैं, उनमें स्लाइड्स का उपयोग हमारी बात को सपोर्ट और रीइंफोर्स करने के लिए किया जाता है। आपकी किताब स्लाइडोलॉजी को इस कला पर एक डेफिनेटिव वर्क माना जाता है, कम से कम मेरी नजर में। क्या आप हमारे साथ कुछ की टेकअवेज साझा कर सकती हैं
कंपेलिंग स्लाइड्स कैसे बनाई जाए। जब ये किताब लिखी गई थी, उस समय प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ऐप्स डिफॉल्ट रूप से बहुत ही बदसूरत स्लाइड्स बनाते थे। मतलब सच में बहुत बदसूरत। हाँ हाँ। तो डिफॉल्ट रूप से लगभग सब कुछ काफी बेकार दिखता था। इसलिए इस किताब ने समझाया कि अच्छा डिजाइन वास्तव में होता क्या है। मेरा पसंदीदा कोट जॉन मायदा का था। उन्होंने कहा, वाह, ये पहली बार है जब किसी ने डिजाइन के लिए एक बिजनेस केस बनाया है। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि आपकी स्लाइड्स क्यों बदसूरत दिखती हैं और फिर आप उन्हें बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं। ये किताब आपको एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर करती है। ये सोचने के बजाय कि मुझे बस स्लाइड्स पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रख देने हैं, ये आपको कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए प्रेरित करती है कि असल में आपको क्या कहना है और उसे सबसे प्रभावी तरीके से कैसे प्रस्तुत करना है। सही। तो क्लासिक तरीके से ग्लोब के सामने हाथ मिलाते हुए फोटो लगाने के बजाय, क्योंकि मैं पार्टनरशिप्स के बारे में बात करने वाली हूँ, सही। ये आपको सिखाता है कि पार्टनरशिप शब्द का माइंड मैप कैसे बनाएं। आपकी पार्टनरशिप दो मटर के दाने जैसी हो सकती है या फिर नमक और काली मिर्च जैसी, दो अलग लेकिन एक दूसरे को संतुलित करने वाली चीजें। या फिर जैसे जिंजर रॉजर्स और फ्रेड अस्टेयर। आपकी पार्टनरशिप किस तरह की है और कौन सा रूपक या कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि लोग आपकी पार्टनरशिप को बेहतर ढंग से समझ सके। असल में बात यह है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी ताकि आप अलग दिखे, अनोखे लगे और लोगों को याद रह जाए। ये सिर्फ स्लाइड बनाने की बात नहीं है, बल्कि पूरी कम्युनिकेशन अप्रोच को कवर करता है। उस किताब की एक मुख्य सीख वही है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। स्लाइड्स आपके लिए नहीं होती, बल्कि आपके दर्शकों के लिए होती हैं। और जिस रचनात्मक तरीके से आप पार्टनरशिप जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचने की बात कर रही हैं। हाल ही में मैं कोलैबोरेशन पर काम कर रहा था। मैंने कोलैबोरेशन से जुड़ी तस्वीरें गूगल की और मुझे ढेर सारी हैंडशेक्स और हाई फाइव्स की तस्वीरें मिली। हाँ, लेकिन अचानक मुझे पीनट बटर एंड जेली, केचप एंड मस्टर्ड की तस्वीरें दिखीं और उसी क्षण मैंने कोलैबोरेशन को एक अलग नजरिए से सोचना शुरू कर दिया। तो लोगों को यह समझाना कि स्लाइड्स दर्शकों के लिए होती हैं, न कि सिर्फ एक टेलीप्रॉम्प्टर की तरह। और क्या आपको सच में स्लाइड्स की जरूरत है? मुझे लगता है जब हम इस किताब का नया संस्करण अपडेट कर रहे हैं, जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं, हमारे पास भारत से एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के नेता आए थे जो दुनिया के शीर्ष 5 ब्रांड्स के सीईओज के साथ बोलने वाले थे। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ। वो बोले, ठीक है, मैं सीईओ से मिलने जा रहा हूँ, मुझे 5 स्लाइड्स चाहिए। और हमने कहा, आप सीईओ के ऑफिस में $100 मिलियन मांगने जा रहे हैं, कंप्यूटर को एक तरफ रख दीजिए। हाँ। फिर हमने उनके साथ सिर्फ अभ्यास किया, स्केचिंग का। वो खड़े हुए, व्हाइट बोर्ड के पास गए, एक कागज लिया, अपने कॉन्सेप्ट्स बनाए और समझाए, और वे वहां से $100 मिलियन के वादे के साथ बाहर निकले। क्यों? क्योंकि उन्होंने आंखों में आंखें डालकर बात की, उनमें सहानुभूति थी, सामने वाला उनकी लगन और जुनून देख पा रहा था, वरना वे दोनों लैपटॉप के सामने साथ साथ बैठे होते। सही। और वह जुड़ाव और विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी नहीं बन पाती जो किसी संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए जरूरी होती है। ये तथ्य कि आप जो सुंदर, प्रभावशाली और शानदार स्लाइड्स से जुड़ी हैं, खुद कह रही हैं, शायद आपको स्लाइड्स की जरूरत ही ना हो। ये हर किसी के लिए एक बड़ा सबक है। आप एक बड़ी संस्था चलाती हैं जो संचार पर केंद्रित है। मैं मानता हूं कि आप और आपकी टीम के भीतर स्पष्टता और गुणवत्ता के लिए बहुत ऊंचा मानदंड, हाई बार होगा। आप स्वयं अपने कर्मचारियों से बेहतर संवाद करने के लिए कौन से तरीके अपनाती हैं? और अन्य नेताओं को आप इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए कौन सी तकनीकें सुझाती हैं? मुझे ये सवाल बहुत पसंद है क्योंकि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, आपने अब तक का सबसे कठिन प्रेजेंटेशन कौन सा दिया है? हाँ। और मेरा जवाब होता है, हर वो आंतरिक प्रेजेंटेशन जो मुझे अपनी टीम के सामने देना पड़ता है। क्योंकि जब मैं बाहर जाकर बोलती हूँ तो मुझे उसके लिए भुगतान मिलता है। लोग पूरी दिलचस्पी से सुनते हैं, लेकिन जब मैं अपनी टीम के सामने खड़ी होती हूँ, उन्हें पता होता है कि मैं उनसे किसी न किसी तरह बदलाव की उम्मीद करने वाली हूँ। और साथ ही एक प्रेजेंटेशन कंपनी की प्रमुख होने के नाते, अगर मेरी स्लाइड्स बेहतरीन नहीं हो,
अगर मेरी कहानी मजबूत ना हो और अगर मैं अपनी डिलीवरी बेहतरीन तरीके से ना करूं तो हाल ये होता है कि मेरे ऊपर जो एक्सपेक्टेशंस है एक प्रेजेंटेशन लेडी के रूप में वो आसमान छूती हैं। और आमतौर पर सीईओ तभी प्रेजेंट करते हैं जब कोई स्पष्ट कॉल टू एक्शन होता है, जब वे लोगों से किसी न किसी तरह बदलाव की अपेक्षा करते हैं। इसलिए मुझे एक मजबूत स्ट्रक्चर और बेहतरीन स्टोरी की जरूरत होती है। हम जिस चीज में बहुत अच्छे हैं वो है लिसनिंग टू अस करना। हम लिसनिंग टू अस करते हैं, सर्वेस करते हैं, और हमारे पास एक कल्चर क्लब भी है। मेरे पास कई तरीके हैं जिससे मैं लोगों की भावनाओं और सोच को समझ सकती हूँ। हम जिन बदलावों से गुजरने वाले हैं उनके बारे में मैं शुरुआती मैसेजेस को पहले ही टेस्ट कर सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिल जाता है। हम हर साल एक एनुअल किक ऑफ मीटिंग करते हैं। हम इसे हर साल डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के जन्मदिन वाले हफ्ते में करते हैं, क्योंकि ये आई हैव अ ड्रीम से प्रेरित होता है ना? सही। तो हम उसी हफ्ते अगले साल के लिए ड्रीम और विजन को प्रस्तुत करते हैं। हम उस टॉक को बेहतरीन तरीके से तैयार करते हैं जो आमतौर पर लगभग 90 मिनट की होती है। लोग उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम एक चीज करते हैं जिसे हम शॉप डे कहते हैं। अब जब हम वर्चुअल है तो ये कुछ दिनों में फैल जाता है, हर दिन कुछ घंटों के लिए, और इसका उद्देश्य है उन्हें उस ड्रीम में डुबो देना। मैं उन्हें उस विजन में कैसे शामिल करूं ताकि वे उसे हमारी नजरों से देख सकें। हमने पाया है कि जब हम वो टॉक देते हैं और फिर उन्हें ये अनुभव कराते हैं कि ये सपना साकार होने पर कैसा दिखेगा, तो ये उन्हें पूरे साल आगे बढ़ते रहने, फोकस बनाए रखने के लिए ऊर्जा देता है। हम साल भर इंटरनल कम्युनिकेशन जारी रखते हैं, लेकिन सिर्फ भविष्य की घोषणा करना और फिर उन्हें उस भविष्य का अनुभव कराना, वही हमें बहुत आगे तक ले जाता है और सभी को एक दिशा में अलाइन कर देता है। आपने अभी जो कहा उसमें जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि आप अपने आंतरिक संचार, इंटरनल कम्युनिकेशंस पर बहुत समय और ध्यान देती हैं। मेरा मानना है कि कई नेता इसे एक जरूरी लेकिन बोझिल काम समझते हैं, जैसे बस किसी तरह निपटा देना है, जबकि वे उसमें गहराई से सोचने और तैयारी करने का समय नहीं लगाते। और हमारी एक मासिक बैठक भी होती है। हम अपनी 3 घंटे लंबी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में से आधा समय सिर्फ उन बैठकों के संदेश, मैसेजिंग पर काम करने के लिए निकालते हैं। वाह! क्योंकि वे सच में इतने महत्वपूर्ण होते हैं। तो समय निकालना, सोच समझकर तैयारी करना। मुझे अच्छा लगा कि आप फोकस ग्रुप और सुनने की प्रक्रिया पर ध्यान देती हैं। मुझे कल्चर क्लब के बारे में थोड़ा और बताइए। ये सुनकर मुझे अपने युवा अवस्था के दिन याद आ गए, जब एक बैंड था। मैंने इसका नाम नहीं रखा था, उन्होंने खुद ही अपना नाम रखा था। तो मैंने इंदिरा नूई को शेरिल सैंडबर्ग के घर पर बोलते हुए सुना था। वे अपने घर पर कई महिलाओं को आमंत्रित करती थी। उन्होंने कहा कि पेप्सिको के लाखों कर्मचारियों में से लगभग 40-50 लोग ही वास्तव में कंपनी की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। ये बात मेरे लिए बहुत रोचक थी। हाँ, कि वही लोग असली रूप से बदलाव और संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले थे और वही उसे स्वस्थ बनाए रखते थे। ये बात हमेशा मेरे मन को छू गई। इसी वजह से मुझे इस बात पर बहुत गर्व हुआ कि हमारे पास भी ऐसी एक कमेटी है। ये मेरे मजबूत कर्मचारियों की एक छोटी सी स्वयंसेवी टीम है जो पूरे संगठन में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और जानते हैं कि कौन कैसा काम कर रहा है। वे अपने आप मिलते हैं, वे ही नए कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, रूपक सोचते हैं, जॉब एड्स और गतिविधियां तैयार करते हैं। और हाँ, वही लोग हैं जो कंपनी से इतना प्यार और लगाव रखते हैं कि वे पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ये तो बहुत शानदार पहल है और मैं समझ सकता हूं कि इससे कर्मचारियों को कितनी शक्ति मिलती होगी और साथ ही आपको ये समझने में भी मदद मिलती होगी कि हाँ, आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बढ़िया है, धन्यवाद। चाहे आपकी प्रस्तुतियां कितनी भी अच्छी तरह से तैयार की गई हों, हमें अक्सर झिझक और विरोध का सामना करना पड़ता है। आप लोगों को क्या सलाह देते हैं कि वे दर्शकों की इन चिंताओं को कैसे समझें और उनका समाधान करें? सबसे जरूरी बात यह है कि एक स्केप्टिक कमेटी तैयार की जाए, जैसा कि मैं ऐसे कहता हूँ। तो आप ऐसे लोगों को साथ लाते हैं जो सच में स्केप्टिक्स हो। अगर आपके पास वैसी हेल्दी साइकोलॉजिकल सेफ कल्चर हो,
या फिर आप ऐसे लोगों को चुनते हैं जो स्केप्टिक की भूमिका निभा सकें। और फिर वे कुछ सबसे अजीब या बिल्कुल अलग तरह के विचार सामने रखते हैं। लेकिन, और ये दिलचस्प है, लोग सच में ऐसा सोचते भी हैं। हमें वो बातें भले ही अजीब लगे, लेकिन कोई ना कोई सच में ऐसा महसूस करता है या वैसा सोचता है। और इसलिए हम लोगों से कहते हैं कि वे हर एक तरीका सामने रखें जिससे कोई व्यक्ति विरोध कर सकता है, हर एक तरीका जिससे किसी को ठेस पहुंच सकती है, हर एक तरीका जिससे कोई अपनी सोच पर अड़ सकता है, और फिर हम उन सभी बातों को अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल करते हैं। मान लीजिए कि आप कोई डेटा प्रस्तुत करने वाले हैं, लेकिन वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। तो आपको साफ साफ कहना होगा, मैंने ये डेटा सेट XYZ LMNOP वजह से चुना है और मैंने ये डेटा सेट XYZ कारणों से रिजेक्ट किया है। आप समझ रहे हैं, हमें पूरी ईमानदारी और स्पष्टता के साथ बताना चाहिए कि हमने क्या चुना है, क्या छोड़ा है और क्यों छोड़ा है। तो बात सिर्फ लोगों को किसी दिशा में पुश करने की नहीं है, आपको लोगों को कुछ चीजों को छोड़ने के लिए भी तैयार करना होता है। और उन्हें ये डेटा सेट छोड़ने देना या उस पुराने नॉर्म को छोड़ने देना जो हमारी कल्चर का हिस्सा था, या किसी पुराने कस्टमर को छोड़ने देना, जो भी वो चीजें हो, कई बार आगे बढ़ना दरअसल छोड़ने के बारे में ही होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल सोच है कि हम में से ज्यादातर लोग उस दिशा में पुश करने पर ध्यान देते हैं जहां हमें जाना है। पुश पुश पुश। लेकिन कभी कभी शायद बेहतर ये होता कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जो हमें वहीं रोके हुए हैं, हाँ, जहां हम अभी खड़े हैं। और उन्हें काट दें सही। और उन चीजों से अलग हो जाएं। तो यही बात इल्यूमिनेट में भी काफी हद तक थी। बहुत से लोग भूल जाते हैं कि स्टीव जॉब्स के लिए लोगों को macOS 9 से macOS X पर ले जाना कितना मुश्किल था। वो सचमुच डेवलपर कम्युनिटी से फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। उन्होंने सच में स्टेज पर एक कॉफिन रखा था जिस पर स्टेन ग्लास था, डरावना म्यूजिक बजाया और macOS 9 के लिए एक तरह से फ्यूनरल कर दिया, है ना? सही। ये जैसे कहना हो, लेट इट गो। सही। ये जा चुका है, अब आगे बढ़ो। और इसलिए प्रेजेंटेशन के बाहर भी कई पावरफुल तरीके होते हैं जिनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाँ। जैसे कोई सेरेमनी, और वो सच में काम करता है। और ये कि आप स्केप्टिक्स को साथ लाते हैं और लोगों को एनकरेज करते हैं, ये वाकई मददगार है। हाँ, ये जो आइडिया है, कल्चर कमेटी के जरिए इनसाइट को खोलना, स्केप्टिक्स को साथ लाना, मुझे लगता है ये बहुत मददगार हो सकता है। मैंने सुना है कि आप अपनी ऑफरिंग्स को एक्सपैंड कर रहे हैं और लिसनिंग पर ट्रेनिंग्स भी शामिल कर रहे हैं। क्या आप लिसनिंग और कम्युनिकेशन की अहमियत पर थोड़ा और बता सकते हैं? और एक दो की लिसनिंग टेक्निक्स भी हाईलाइट करें जिन पर हम सबको काम करना चाहिए। हमारा मानना है कि एक्टिव लिसनिंग पर आगे बिल्ड करना जरूरी है, ये उसके बजाय नहीं है। हाँ, ये साफ दिखाइए कि आप सुन रहे हैं और एक्टिव लिसनिंग के सारे टूल्स इस्तेमाल कीजिए। लेकिन उसके आगे जो बात आती है वो ये है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भी लिसनिंग का ही हिस्सा है। और एक्टिव लिसनिंग में ये कहा जाता है कि जजमेंट को रोक कर रखें। लेकिन अगर सामने वाला चाहता ही ये हो कि आप उसके आइडिया को जज करें, अगर वही चीज वो आपसे चाहता हो। मेरी टीम की 2 महिलाएं, मेगन और निकोल, उन्होंने 2 साल तक काफी गहरा रिसर्च किया और उन्होंने एक असेसमेंट तैयार किया है जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपका डिफॉल्ट लिसनिंग स्टाइल क्या है। हर व्यक्ति का 4 में से एक डिफॉल्ट लिसनिंग स्टाइल होता है। हम एम्पैथी को डिफाइन करते हैं। अरे देखिए, एम्पैथी फिर से सामने आ गया। हाँ, सही। हम एम्पैथी को इस तरह डिफाइन करते हैं: खुद को जानो, दूसरों को समझो और खुद को अडैप्ट करो। तो ये थोड़ा, मैं आपके जूते में नहीं चल सकता अगर मुझे पता नहीं कि मैं कौन से जूते पहनता हूँ, समझ रहे? खुद के जूते, ताकि मैं आपके जूते में कदम रख सकूं। वैसे आपके जूते बहुत अच्छे हैं। ओह हाँ, धन्यवाद। मुझे मेरे ग्रैंडकिड्स ने ये मेरे लिए चुने थे। हाँ, बढ़िया। तो ये समझना कि आप एक लिसनर के रूप में डिफॉल्ट रूप में कैसे सामने आते हैं, और फिर मैं आपका असेसमेंट कर सकता हूँ, मैं आपको समझ सकता हूँ और ये जान सकता हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं कैसे सुनूं। मुझे खुद को अडैप्ट करना पड़ता है। मेरा डिफॉल्ट है एडवांस करना, मैं इसलिए सुनता हूँ ताकि आगे बढ़ सकूं। और मेरा दूसरा क्लोज स्टाइल है डिसर्न करना,
खैर, मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं सीईओ हूँ। लोग हमेशा मुझसे सवाल लेकर आते रहते हैं। डिसर्न एडवांस, डिसर्न एडवांस, एडवांस डिसर्न, यही मेरी मोडालिटी हमेशा रहती है। हम्म लेकिन कई बार मेरी एग्जैक्ट टीम को मुझसे ऐसा नहीं चाहिए। एक बार मैं लगभग 10 दिन की छुट्टी पर गया था, ऑफ द ग्रिड, सही। जो वाकई में बहुत रेयर है। जब मैं लौटा वे मुझे अपडेट्स दे रहे थे और वे नहीं चाहते थे कि मैं तुरंत बोलूं ये। वे चाहते थे कि मैं उन्हें सपोर्ट करूं और कहूं गुड जॉब। उन्हें मेरी डिफ़ॉल्ट स्टाइल की ज़रूरत नहीं थी। तो एक्रोनिम है सेड, SAID, सपोर्ट, एडवांस, इमर्स या डिसर्न। और ये 4 प्रकार है। और हो सकता है कि आप चाहते हों कि मैं इमर्स करूं और डिसर्न ना करूं। तो मुझे सिचुएशन को समझना पड़ता है, आपको एक नए लेंस से देखना पड़ता है, और फिर मेरा रिस्पॉन्स आपको ये महसूस कराता है कि मैंने सुना या नहीं सुना। ये बहुत पावरफुल है। इसने मुझे लीडर के रूप में बदल दिया है। इसने मुझे माँ के रूप में बदला है। मेरे बच्चों के साथ मेरे रिश्ते को बदला है। मेरे लिए ये वाकई बहुत अच्छा रहा है। खैर, ऐसा लगता है कि हम सभी के लिए यह अच्छा होगा अगर हम समय निकालकर समझें कि हम कैसे सुनते हैं और दूसरों से जुड़ने के लिए हमें कैसे अडेप्ट करना चाहिए। और लोग, मेरा मतलब ये सब रिसर्च बेस्ड है। सही। ये सेल्स बढ़ाता है, ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट में मदद करता है। जो चीज़ें लोग अभी सच में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए इसका सोल्यूशन है। इसलिए ये बहुत एक्साइटिंग है। हाँ। जितना ज्यादा मैं अपना काम करता हूं, जितना ज्यादा मैं ये पॉडकास्ट करता हूं, सुनना उतना ही क्रिटिकल एलिमेंट बनता जा रहा है। हाँ। मैं वास्तव में उत्सुक हूं कि आप उन 3 सवालों के जवाब क्या देंगे जो मैं हर किसी से पूछता हूं जो मेरे साथ जुड़ता है। क्या आप तैयार हैं? हाँ। एक कम्युनिकेटर कौन है जिसे आप एडमायर करते हैं और क्यों? मेरे लिए दुनिया के सबसे पसंदीदा कम्युनिकेटर है स्कॉट हैरिसन। वो चैरिटी वाटर के CEO है हम्म और उन्होंने ये नॉन प्रॉफिट कई साल पहले शुरू किया था। वो न्यूयॉर्क में क्लबस्टर थे और उन्हें एक एग्जिस्टेंशियल मोमेंट मिला जब वो मर्सी शिप पर थे और छोटे बच्चों को गंदा पानी पीते देख रहे थे। जो वो करते हैं वो है उनकी स्टोरी का यूज, उनका कम्युनिकेशन, और ये कि वे जानकारी को धीरे धीरे कैसे सामने लाते हैं, वो अनपैरेलल्ड है। वो इसे बस बुनते हैं, उनके पास मास्टर स्ट्रक्चर है और वो स्टोरी को इतनी एलिगेंटली वीव कर सकते हैं। और वो पर्सनल स्टोरीज भी बताते हैं। जैसे कि मेरे लिए एक फेवरेट मोमेंट था जब उन्होंने इसे 10 साल तक किया था और वे थोड़ा नम भी हो रहे थे। आप जानते हैं, आप देख सकते हैं, हम्म आप टेड और ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में जा सकते हैं। अंततः ये जगह आती है जहां आपको बस ये सब अपने ऊपर से बहने देना होता है। तो उन्होंने अपनी खुद की जैसे फायर खो दी थी। उन्होंने अपने भीतर की आग महसूस नहीं की, तो उन्होंने बाहर जाकर एक स्टोरी ढूंढी। वो अफ्रीका गए क्योंकि उन्होंने हमेशा एक कहानी का र्यूमर सुना था। बहुत ट्रैजिक कहानी थी, एक लड़की पानी खोज रही थी। उन्होंने वो कहानी ढूंढी और फिर से उस कहानी को अंदर समाहित किया, हम्म और इसने उन्हें आगे बढ़ने के लिए इमोशनल एनर्जी दी। लगता है कि वह वाकई अद्भुत काम कर रहे हैं और अद्भुत स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं और वह खुद को पूरी तरह इमर्स रख रहे हैं। एक सफल कम्युनिकेशन रेसिपी में पहले 3 इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? खैर, आप शायद अनुमान लगा सकते हैं कि पहला है एम्पैथी। एम्पैथी, हाँ। और इसमें स्टोरी शामिल करें, स्टोरी फ्रेमवर्क, स्टोरी स्ट्रक्चर्स और स्टोरीज। हम्म इसे पूरी तरह शामिल करें, जैसे छोटे छोटे स्टोरीज हर जगह पिरो दें। और फिर आपकी डिलीवरी भी महत्वपूर्ण है कि आप कैसे सामने आते हैं। ये या तो आपकी क्रेडिबिलिटी को घटाता है या बढ़ाता है। हम्म तो बस ये सुनिश्चित करें कि आप उस तरीके से सामने आए जैसा ऑडियंस चाहता है। अब जब मैं डिलीवरी कहता हूं तो मेरा मतलब सिर्फ स्टैंड एंड डिलीवर आई कांटेक्ट नहीं है। शायद सबसे अच्छा तरीका ये होता कि आप स्लाइड डेक, हम्म एक प्रेजेंटेशन भेज दें ताकि ऑडियंस उसे पहले से पढ़ सके और उन्हें मिलने की जरूरत भी ना हो। डिलीवरी व्यापक हो सकता है, ये वीडियो भी हो सकता है या वीडियो भेजना भी। तो डिलीवरी का मतलब केवल आपकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं है, हम्म बल्कि माध्यम से भी। हम्म तो एम्पैथी और लिसनिंग, स्टोरी और स्ट्रक्चर, हम्म और डिलीवरी और वास्तव में मीडियम के बारे में सोच।
हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत मददगार। खैर नैन्सी, ये पूरी बातचीत बहुत मददगार रही और मैं सच में अप्रिशिएट करता हूं कि आपने समय निकाला और हमें बताया कि हम सभी कैसे और अधिक एम्पैथेटिक, क्यूरियस और पावरफुल कम्युनिकेटर्स बन सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ आकर मजा आया मैट। हमारे साथ थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट के एक और एपिसोड में जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये पॉडकास्ट स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से है। इस एपिसोड का प्रोडक्शन किया गया था जेनी लूना, माइकल राइली और मेरे द्वारा मैट एब्राहम्स। अधिक जानकारी और एपिसोड्स के लिए gsb.stanford.edu पर जाएं या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हमारे शो को सब्सक्राइब करें। अंत में हमें सोशल मीडिया पर भी खोजें, स्टैनफोर्ड GSB। नमस्ते, मैट यहाँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस महीने थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट के लॉन्च का 6 साल का एनिवर्सरी है। जैसे ही हम नए साल की शुरुआत करते हैं, हम एक्साइटेड हैं कि आपको और भी तरीके मिलेंगे अपने कम्युनिकेशन और करियर स्किल्स सीखने, प्रैक्टिस करने और बढ़ाने के। अब हम हर महीने 8 एपिसोड्स रिलीज करेंगे, जो मंडेज और थर्सडेज को आएंगे। जो लोग अपने पॉडकास्ट वीडियो में देखना पसंद करते हैं, उनके लिए हम अब हर एपिसोड के फुल वीडियो वर्जन्स स्पॉटिफाई और यूट्यूब दोनों पर पोस्ट कर रहे हैं। हम अब वीकली ईमेल भेजेंगे, जिसमें करंट वीक्स शोज के बारे में स्पेसिफिक्स और भविष्य में आने वाले एपिसोड्स के प्रीव्यूज होंगे। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुए हैं, तो fastersmarter.io पर जाएं और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप हमारी मंथली न्यूज़लेटर भी प्राप्त करना शुरू कर देंगे। fastersmarter.io पर आप ट्रांसक्रिप्ट्स और शो नोट्स भी पा सकते हैं। रिसोर्सेज मेन्यू के तहत आप प्रत्येक एपिसोड के लिए इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग कंटेंट भी पा सकते हैं। लैंग्वेजेस की बात करें तो मुझे यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि अब शो का हिंदी वर्जन भी उपलब्ध है। आप हमारे एक्सटेंडेड डीप थिंक्स एपिसोड्स को एक्सेस कर सकते हैं और एड फ्री सुन सकते हैं एप्पल, स्पॉटिफाई या fastersmarter.io/premium पर सब्सक्राइब करके। मैं चाहूंगा कि आप हमारे थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट लर्निंग कम्युनिटी में शामिल हों, जहां दुनिया भर के लोग अपने करियर और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप और एनहांस करने के लिए असिंक्रोनस लेसन्स लेते हैं, लर्निंग क्वेस्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लाइव ऑथर बुक टॉक्स का आनंद लेते हैं और मेरे AI कोच से इंडिविजुअल गाइडेंस पाते हैं। fastersmarter.io/learning। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर वीडियो शॉर्ट्स, फ्रेमवर्क्स, इन्फोग्राफिक्स और प्रोटोकॉल्स भी देखें। आप हमारी मदद 5 स्टार रेटिंग और पॉजिटिव रिव्यू देकर भी कर सकते हैं। 2026 साल आपके लिए कम्युनिकेशन और करियर में और कॉन्फिडेंट, क्लियर और कंपेलिंग बनने का शानदार साल होने वाला है। हमेशा की तरह आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद और सुनने के लिए भी धन्यवाद।